हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस जो प्रश्न है आपके पीवाईक्यू और पूरे के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लगातार परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को मिस ना कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न है, ये प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। और साथियों, बता दें साथ साथ आपको इसी चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे आपको करंट अफेयर का मैराथन मिल जाएगा। वो दोनों करंट अफेयर की अगर आप वीडियो कर लेंगे तो आपका प्रश्न एक भी यहाँ से छूटेगा नहीं। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं करंट अफेयर की 2-3 क्लास, इस क्लास को देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। और जुड़ जाइएगा चैनल से। आने वाले 1-2 दिन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं और सीधे सीधे परीक्षा में आपसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथी तक एक बार शेयर करके और वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिए, कह रहा है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास, फटाफट देख के आंसर कीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है। ए कह रहा है जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी कह रहा है हेलोफाइट या सैक्यूलेंट। इनको क्या कहते हैं? तो जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं साथियों ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार आपके अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट। तो जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 2, साइटोलॉजी है। तो साइटोलॉजी क्या है? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है जीवाणु का अध्ययन, ठीक है, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या जनसंख्या का अध्ययन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी है। जितने सारे प्रश्न सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा आपको दिखेगा, है ना। तो साइटोलॉजी किसको कहते हैं? तो ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा कोशिकाओं का अध्ययन। क्या कहते हैं? कोशिकाओं का अध्ययन। और इससे रिलेटेड जो अन्य अध्ययन है वो भी एक बार अभी आपको रिविजन हम करा देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3, संवहनी जो वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर तक किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, जो मेरिस्टेम है या जाइलम टिश्यू। फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में क्या हो जाएगा सही उत्तर साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जाइलम टिश्यू। देखो याद रखिएगा, जल जो है वो जाइलम से जाएगा, जौ से जाइलम। ठीक है, याद रखिए, जो खाद्य पदार्थ वगैरह है वो किससे जाते हैं? तो फ्लोएम टिश्यू से वो उसको ट्रांसफर होता है। ठीक है, और संवहनी टिश्यू में जो पानी है, पानी की बात करेंगे तो जल है आपका, जौ से जाइलम टिश्यू, याद रखेंगे, आपको नहीं भूलेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट से देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? मानक जो जंतु विज्ञान है उसमें नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है लैटिन भाषा, फ्रेंच, स्पेनिश या ग्रीक। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, इसमें सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, लैटिन भाषा। क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा। जंतु विज्ञान में जो नामांकन के लिए यूज होती है भाषा, वो कौन सी भाषा है? तो लैटिन भाषा है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जेनेटिक्स, ठीक है, निम्न में से किसका अध्ययन है? कह रहा है मेंडल के नियम का, जैव विकास का, डीएनए संरचना का, आनुवंशिकता और विचरण का। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 का जो क्या आंसर हो जाएगा? तो साथियों ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और विचरण। क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता और विचरण जेनेटिक्स का जो है अध्ययन कहलाता है। कमेंट करके जरा बताइएगा, इसके फादर, जेनेटिक्स के जो फादर या पिता, जनक किससे कहते हैं? कमेंट करके साथियों फटाफट से आंसर को छाप दीजिएगा इस प्रश्न के आंसर को। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो ध्यान दीजिएगा कि मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत इस पर आधारित है। कह रहा है कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त सभी। ये ध्यान दीजिएगा, मेंडल का जो अनुवांशिकता का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? आपका किस पे आधारित है? तो वो लैंगिक जनन पे। किस पे? ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा आपका, जो ये लैंगिक जनन है इस पे आधारित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से इसको तैयार करते हुए आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को फटाक से एक बार से लाइक कर दीजिए और जो भी साथी आपके एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं एक बार उन तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इतना कीजिए, आप ही का चैनल, आप ही का परिवार है, इसको बढ़ाने में आप अपनी जितना योगदान हो सकता है योगदान दीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? भ्रूण। भ्रूण जो है एम्ब्रियो किस में मिलता है? भ्रूण जो है एम्ब्रियो आपका किस में मिलेगा? तो ऑप्शन कह रहा है फूल में, पर्ण में, बीज में और कली में। किसमें मिलेगा? तो एम्ब्रियो आपका मिलता है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीज में। किसमें? एम्ब्रियो आपका मिलेगा बीज में। इसी तरीके से साथियों, जिस तरीके से आप अभी बायोलॉजी क्लास कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको जो है ना, हर जितने स्टैटिक पॉइंट है, इतिहास, भूगोल और बाकी अदर सब्जेक्ट के जितने हैं, सबके सब हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले तक
करा देंगे। ठीक है, तो फटाफट से एग्जाम तक आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 8, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या प्रॉक्सिसियोम में, किसमें होता है? प्रश्न संख्या 8, इसका सही उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 का थोड़ा-सा हम आपको 1-2 सेकंड का समय दे रहे हैं इसलिए, ताकि आप अपने आंसर को टिक कर पाएँ। तो देखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक जो विचरण कैसे होता है? कह रहा है जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त जो है सभी से। तो लैंगिक जनन आपको बताना है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी से। अगर आप देखें तो जीन का सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव और जीन के जो मिश्रण से, इन तीनों से जो क्या होता है, लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और जितने सारे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और ये बार-बार पूछे जाते हैं प्रश्न। तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 10, एड्स विषाणु के लिए उत्तरदायी जो है सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन-सी है? तो एड्स के लिए सबसे ज़्यादा जो आजमाई गई दवा कौन-सी है? कह रहा है ज़िडोउडिन एजीटी, ठीक है, माइकोनोज़ोल, ठीक है, नोनॉक्सिनोल 9 और विराज़ोल। इसमें एक ध्यान दीजिएगा, जो भी बीमारी हैं आपके, एक तो जीवाणु जीवाणु वाला बीमारी है, ठीक है, उसके बाद से बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी विषाणु वाले भी जीवाणु, बैक्टीरियल, और उसके बाद से विषाणु वाली बीमारी, फंगल और प्रोटोजोआ, 4 तरह की बीमारी हैं। इन रोगों से हर बार आपको प्रश्न पूछता है, ठीक है, और उसके साथ-साथ जो विटामिन है उनसे भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। एड्स आपका किससे होता है? तो विषाणु से होता है। किससे? विषाणु से होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछा गया है। सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन-सी है? ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 10 का जो है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, है ना? ज़िडोपुडिन एज़ीटी, ये जो दवा है सबसे ज़्यादा आजमाई गई इसके लिए दवा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की जो है बीमारी होती है? कह रहा है वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा साथियों, कुछ जो बीमारी आपके जीवाणु से होते हैं, कुछ बीमारी आपके विषाणु से होते हैं, इन सबका एक कैटेगरी है, उन सबको एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है। तो हेपेटाइटिस बी की अगर बात करेंगे तो किससे होता है? प्रश्न संख्या जो है 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है वायरस। किससे? वायरस से। हेपेटाइटिस बी जो है आपका किससे होता है? तो ये वायरस से होता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, निकट जो है निकट दृष्टि मायोपिया रोग का संबंध किससे है? पैरा, फेफड़ा, मस्तिष्क, कान या आँख। तो निकट दृष्टि जो दोष और एक और दोष है दूर दृष्टि दोष, ये किसमें होता है? तो आप सभी जानते हैं किसमें होता है, आँख में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट और बता रहा है, उसको थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से। निकट दृष्टि दोष मायोपिया और एक होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? कई बार प्रश्न पूछा है। तो दूर के लिए उत्तल का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट जाइएगा, ठीक है, अच्छे से रट जाइएगा। कई बार परीक्षा में आपसे पूछने को ये मिला है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? प्लाज्मा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, फटाफट से आंसर कीजिए। ऑप्शन कह रहा है 60%, 70, 80 या 90%। कितना प्रतिशत होता है? तो इसमें जो जल का प्रतिशत होता है, ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा 90%। प्लाज्मा में आपका जल का प्रतिशत कितना है? तो 90% है। इसको एकदम एज इट इज आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 14 नंबर। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? ठीक है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए? कह रहा है 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 या 45 ग्राम, ठीक है। तो ये महिला जो है वो क्या है? कार्यशील महिला है। तो इसके लिए जो है आपका प्रोटीन की जो बात की गई है वो ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा 45 ग्राम। कितना? 45 ग्राम की बात की गई है। जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है, कि जो कार्यशील पुरुष है, ठीक है, कार्यशील पुरुष है, उसके लिए कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ये चीज़ आप कमेंट करके बताएंगे जरूर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? ठीक है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो कह रहा है कि मछली, ऑप्शन ए मछली, उसके बाद बी कबूतर, तेलचट्टा या मेढक। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका ऑप्शन डी मेंढक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मेंढक जो है ये क्या करता है? अपनी त्वचा से सांस लेता है। किससे? अपनी त्वचा से सांस लेता है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 16, रक्त जो है ब्लड होता है,
एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, रक्त जो है किस तरीके का उत्तक होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, एक संयोजी उत्तक है। क्या है? एक संयोजी उत्तक है। फटाफट से हम आपको रिवीजन करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके डिफरेंट तरीके के एग्जाम से पूछे गए हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 17। 17 क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में किस अंग में लसिका जो कोशिकाएं बनती हैं? कह रहा है यकृत, दीर्घ हस्ती, अग्नाशय या तिल्ली। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। मानव शरीर में जो किस अंग में लसिका जो कोशिकाएं बनती हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ अस्थि। किसमें? दीर्घ अस्थि में जो है बनती हैं। और ये भी प्रश्न जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न आप देखेंगे आपके परीक्षाओं में जो है पूछा हुआ प्रश्न है, और ये फिर से रिपीट होते हैं प्रश्न, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 में रोग दिया हुआ है और सूची 2 से उत्पन्न होने वाले जो कमियां हैं किससे उत्पन्न होता है, इनको मिलान करना है। तो सही मिलान करना, आइए देखते हैं फटाफट से। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो एक तरफ ये सूची 1 में आपका रोग है, और दूसरी तरफ जो उनसे उत्पन्न करने वाली कमियां, सूखा रोग है, बेरी-बेरी है, निशानतंता है, इसको वर्णधानता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और स्कर्वी। ध्यान दीजिएगा, विटामिन से जो है आपका एक प्रश्न पक्का है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है। एक दब दिया विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी। फटाफट से अगर हम इसको मिलाएंगे तो सूखा रोग आपका जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी-बेरी विटामिन B12, ये वरदानता या निशानदानता जो है आपका विटामिन ए, स्कर्वी आपका विटामिन सी। यानी ABCD का जो है 1 2 3 4 आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। आप एक बार इस कूट को देखिए ध्यान से, जो कूट दिया हुआ इसमें कौन सा मैच होगा, तो आपको दिख गया होगा कि ऑप्शन ए जो है 1 2 3 4, यानी जो सीधे सीधे है वही इसका मिलान है। तो इसको अच्छे से रट जाइएगा, ये गलत ना होना चाहिए आपका। ये चारों के चारों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। अब मधुसूदनी जो इंसुलिन है, इसका अंतःस्राव एक, ठीक है, इसका अंतःस्राव एक हार्मोन है। तो किस तरीके का है ये होता क्या है? ग्लाइको जो लिपिड है, वसीयम, पेप्टाइड या स्टेरॉल, ये क्या है? फटाफट से आंसर कीजिए। इंसुलिन जो है आपका एक अंतःस्रावी हार्मोन है, और ये क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक पेप्टाइड है। क्या है? ये एक आपका पेप्टाइड है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? कह रहा आम, पपीता, आंवला या बेर। तो 4 आपके ऑप्शंस हैं, और इन प्रश्नों को तभी आप समझ पाएंगे जब स्कर्वी रोग आप जानेंगे कि जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये आपके विटामिन सी से होता है। तो विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में किसमें मिलता है? तो ऑप्शन सी, आंवला में। किसमें? आंवला में। आंवला में जो विटामिन सी आपका प्रचुर मात्रा में मिलता है, और जो है विटामिन सी की कमी से आपका हो जाता है कौन सा? स्कर्वी रोग। ठीक है, तो सी की कमी से स्कर्वी रोग, अभी हमने ऊपर देखा ये प्रश्न जो है, यहीं पे भी प्रश्न देखे थे विटामिन सी स्कर्वी वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी इसकी कमी को दूर करने के लिए आप खाएंगे क्या? आंवला। ठीक है, आंवला जो है प्रचुर मात्रा में उसमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रशीतन रेफ्रिजरेशन है खाद्य परीक्षण में मदद करता है। ठीक है, क्या करता है? खाद्य परीक्षण में कैसे मदद करता है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम करके, एंजाइम क्रिया को नष्ट करके, या खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढक के। यानी जो रेफ्रिजरेटर है उसमें जब कोई खाद्य पदार्थ रखा जाता है तो कैसे वो सुरक्षित रहता है, क्या कारण है उसका, किस तरीके से वो वर्क करता है, वो आपको आंसर में बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फटाफट से देखिएगा, ऑप्शन डी, जैव रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उसको कम करता है। क्या करता है? उसको कम कर देगा, जिस वजह से खाना देर तक जो भी खाद्य पदार्थ है वो देर तक सुरक्षित रहेगा। तो प्रशीतन में इसको मदद किस लिए करता है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? ठीक है, प्याज का बल्ब, अरबी का खनकंद, शकरकंद का कंद या आलू का कंद। कुछ तने का रूपांतरण की बात कर रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी, शकरकंद का कंद जो है ये तने का रूपांतरण नहीं है। बाकी 3 अगर आप देखें जिसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद और आलू का कंद, ये तीनों क्या है? तने का रूपांतरण है। किसका? तने का रूपांतरण है। और प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो हमारे शरीर में नहीं होता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कह रहा है विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन। तो देखिएगा साथियों, जो हमारी बॉडी है उसमें जो है आपका
विटामिन का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। विटामिन का जो निर्माण नहीं होता है और उसको जो हम लोग बाहर से क्या कहते हैं, सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का जो है इसमें सही उत्तर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2 विटामिन है, विटामिन बी एंड सी। ये जल में घुलनशील विटामिन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील है, याद रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 24। 24 क्या कह रहा है कि मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्राप्य है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित क्या है? तो आंख, हृदय, मस्तिष्क और फेफड़ा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। इस प्रश्न का क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आंख। आंख जो है आपकी, ये जो है सबसे ज्यादा जो विकिरणों से सबसे ज्यादा क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, फिर से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था इस प्रश्न के बारे में। ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। हेड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से। तभी हमने आपको बताया कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी कैटेगरी है कि वो जीवाणु से हो रही है या विषाणु से हो रही है, फंगस से, कृमि से, किससे हो रही है। तो इसी तरीके से एड्स जो बीमारी है, इसका सही आंसर बताइएगा साथियों, क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, विषाणु से, ठीक है। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है विषाणु से क्या होता है, ये बीमारी होती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 26। कह रहा है एनोस्मिया कहते हैं, ठीक है। तो स्वाद संवेदना की कमी को, है ना, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना या उष्मा संवेदना की कमी को। फटाफट से आंसर करेंगे तो देखिएगा एनोस्मिया किसे कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका, जो है घ्राण संवेदना की कमी को जो है इसको कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम से पूछा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या देखिए 27। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस बात से तुलना की जा सकती है, ठीक है। तो कह रहा है फिल्म, लेंस, शटर या आवरण। प्रश्न संख्या 27 जो है किसकी तुलना किससे की जा सकती है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है फिल्म से। किससे? फिल्म से तुलना की जा सकती है। आंख का जो रेटिना है, आपका क्या है, रेटिना है, इसकी तुलना जो है कैमरे के फिल्म से की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। छपने वाला प्रश्न है एकदम। मच्छरों के नियंत्रण हेतु जो है प्रयोग में होने वाली कीट पक्षी जो मछली है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है हिल्सा, लेबियो, गैम्बूशिया या मिस्टस। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 28, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, गैम्बूशिया। गैम्बूशिया मछली जो है ये क्या करती है, इन मच्छरों के जो लार्वा है उन लार्वा को क्या करती है, ये खा जाती है, तो मच्छर पनपते ही नहीं है। तो इनके नियंत्रण के लिए जो किस मछली का प्रयोग किया जाता है, तो गम्बूशिया, गैम्बूशिया जो मछली है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इवन पीसीएस में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। किस शारीरिक प्रक्रम से जो है यहाँ पे प्रोनोम्बिन नहीं होगा, थ्रोम्बिन होगा, ध्यान दीजिएगा, का संबंध है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन ध्यान दीजिएगा क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो है इसका संबंध किससे है? तो कह रहा है उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या वृद्धि। तो किससे हो जाएगा साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, रक्त जमाव से। आप जानते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन जो है, प्रोथ्रोम्बिन किसका संबंध क्या है, ये रक्त जमाव से इसका संबंध है, तो उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, ठीक है। प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो क्या बताता है, ब्रो के लिंक को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के प्रकार को। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, ये क्या करता है, जो एमनियोसेंटोसिस है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन है। ये जो भ्रूण है उसके लिंक का परीक्षण करता है। क्या करता है, जो भ्रूण है उसके लिंक का क्या करता है, ये परीक्षण करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, 30 का ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। 31 कह रहा है बीएमडी परीक्षण किया जाता है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। कह रहा है डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियो जो पोरोसिस है या हेड्स की, तो किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है ये बीएमडी परीक्षण? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्टियोपोरोसिस की जो है जांच के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपकी परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, तो साथियों इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो है आपका बीएमडी परीक्षण होता है। एक जरा कमेंट करके बताइएगा, प्रश्न पूछ रहा हूँ, एड्स की जो है जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, इस बीमारी की जांच के लिए, उसको कमेंट करके बताइएगा। और साथियों जो भी साथी अभी तक देख रहे हैं, एक बार से वीडियो को फटाफट से एक बार थोड़ा लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 32।
गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है तो किसकी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। गोल्डन धान में जो है आप देखेंगे सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो विटामिन ए की मात्रा होती है। ये जो है मोडिफाइड चावल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कथन कारण वाला है, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ। कथन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगा। तो बात बिल्कुल सही है। उसे उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो रतौंधी क्यों होगी? तो रतौंधी तभी होती है जब जानते हैं विटामिन ए की कमी होती है। तो आप इसकी जब आंसर में जाएंगे कूप में, कह रहा है ए और आर दोनों सही है और ए जो है आर की व्याख्या करता है और ये कह रहा है कि व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें हमें नीचे तक नहीं जाना, ऑप्शन हमारा जो है ये वाला सही हो जाएगा। दोनों सही है और व्याख्या करता है। ये दो स्टेटमेंट है, आपसे ऑनलाइन में पूछा जा सकता है, समझिएगा ऐसे कैसे कि जो हरी सब्जियां हैं वो आपका स्रोत है किसके? विटामिन ए का, और विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 34 नंबर। कह रहा है डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? कह रहा है जाति उद्भव का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या उत्परिवर्तन का सिद्धांत। फटाफट से आंसर कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतनी बार जो सारे प्रश्न जो आपको छांट के लाए हैं एकदम से जो है आपके हर परीक्षाओं को देखते हुए जो आपके ये प्रश्न है पीवाईक्यू का एनालिसिस करके लाया गया है। प्रश्न संख्या 34 का आप आंसर कीजिएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 35। इंसुलिन, इंसुलिन क्या काम करता है? सिंपल सा प्रश्न कह रहा है रुधिर नलिकाओं को संकुचित करता है ना, ये सामान्य स्तर का उद्दीपन है उसको करता है, रुधिर शर्करा को बढ़ाती है या रुधिर शर्करा को घटाता है। तो इंसुलिन क्या करता है उसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। रुधिर शर्करा को जो है ये घटाता है, यानी इंसुलिन जो है कंट्रोल करता है आपका जो है ब्लड शुगर। ठीक है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और इसके डिस्टर्बेंस से जो है बीपी वगैरह बढ़ जाती है। तो प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रुधिर शर्करा को घटाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 36, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है। कह रहा है सूडोशील, उदाग, हिमोशील, है ना, सिलेक्ट्रॉन, स्पॉस्टोसील है। क्या होता है इसमें? तो फटाक से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ना। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमोसील। जो रक्त गुहा है ये एक होता है किसमें आपके? तो जो खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवर है उसमें आपको हिमोशील देखने को मिलता है। तो बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट से हम क्वेश्चन को देखते हुए। अगला प्रश्न 37 नंबर क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार मछली की है ना? प्रवाल, मूंगा, बी रजत मीनाप, अश्वमीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी, अश्वमीन। ठीक है, ये एक प्रकार की मछली है। कौन? तो अश्वमीन है। किसी तरीके से 2 पॉइंट रिवीजन कर लीजिएगा, जिसमें कुछ आपके ट्रू फिश आते हैं, कुछ फॉल्स फिश आते हैं। ठीक है, तो उनको ध्यान में रख लीजिएगा, वहां से प्रश्न पर पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिए। प्रश्न सारा का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको प्रश्न देख के पता चल गया होगा किस लेवल के प्रश्न हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। डीएनए की जो संरचना है, इसका पता लगाया था तो मॉर्गन ने, डी ब्रिज ने, अरगोविंद खुराना ने, वाटसन और क्रिक ने। किसने पता लगाया था साथियों? फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो हाँ, सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 38 का आपका ऑप्शन डी, वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक ने, जो है डबल हेलिकल मॉडल है जो आप देखते हैं इसे डीएनए का संरचना। ठीक है, डबल हेलिकल, तो उस मॉडल की रचना को जो किसने खोज किया था? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मतलब प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में, बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? कह रहे हैं नीम, एजोला, यूरिया या पोटेशियम। फटाफट से आंसर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है आपके खिजोला को। किसको? ऑप्शन बी, खिजोला को प्रयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में। ये ज़्यादातर धान के खेतों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके? धान के खेतों में प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में फटाफट से आप प्रश्नों को आंसर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है रेशम की कीट जिन पर पनपता है वे हैं रीठे की पत्तियां, बेडू की पत्तियां, आड़ू की पत्तियां, सहतूत की पत्तियां। तो बताइएगा रेशम कीट जो है किन पत्तियों पर पनपते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहतूत की पत्तियां। ठीक है, फटाफट से कोशिश कर रहे हैं साथियों आप सभी के लिए बढ़िया से बढ़िया सेशन लाने के लिए। इसी तरीके से जुड़े रहिएगा चैनल से, है ना। आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। परीक्षा तक टू द पॉइंट जो हम यहाँ पे कराएंगे वो आपके एग्जाम ओरिएंट कंटेंट होगा। ठीक है, सीधे सीधे परीक्षा में आपके प्रश्न बनेंगे, इधर उधर के कोई प्रश्न नहीं कराएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 41 नंबर, फ्लेमिंग ने क्या खोजा है? तो रेडियम पेनिसिलिन वैक्सीन या निषेचक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी लगा लीजिएगा, कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? ठीक है, आंसर कीजिएगा। फ्लेमिंग ने जो है
क्या खोजा जाता है, फटाफट से आंसर कीजिएगा। तो ये पेनिसिलिन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा जीव जो है रक्त, उसमें जो है रक्त नहीं होता है और वो सांस लेता है? कौन सा जीव है? कह रहा है हाइड्रा, तेलचट्टा, केंचुआ और मछली। ठीक है, बहुत सारे साथी इसका आंसर जो है तेलचट्टा दें। ध्यान दें, इसका जो ब्लड होता है, खून, वो सफेद होता है। ठीक है, तो इस पर ना जाइए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है हाइड्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसमें जो क्या होता है, ये जीव जो है इसमें रक्त नहीं होता है लेकिन फिर भी ये सांस लेता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या? हाइड्रा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 43। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। लाल रक्त कोशिकाओं जो RBC का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? यकृत, हृदय, अस्थिमज्जा या गुर्दा? फटाफट से आंसर कीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, RBC है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स है ना, RCB नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्थिमज्जा। क्या हो जाएगा? अस्थिमज्जा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या जो है आपका 44। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? फिर से नहीं पूछा है और जीवाणु पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, एड्स, डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हेड्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा, हेड्स जो है आपका जो है एक इस तरीके से ये वायरस की विषाणु से होने वाला ये आपका जो है रोग है। और डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी सब के सब आपके कैसे हैं? तो जीवाणु जनित ये रोग है कि जो बैक्टीरियल डिजीज है। तो 3 आपका बैक्टीरियल और ये आपका एड्स जो है क्या हो जाएगा? वायरस वाला डिजीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नहीं पूछा है तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, मल्टीमीटर, सलाइनोमीटर, स्पैग्नोजोमीटर है उसका प्रयोग। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा साथियों। और जितने प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर जरूर देते हुए आगे बढ़िएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पैग्नोमीटर जो है से मापा जाता है। और जो ब्लड प्रेशर, उसका जो रक्तचाप है वो कितने कितने चीज़ का रहता है वो कमेंट करके बताइएगा स्वस्थ मनुष्य के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है बीटी बैगन है, तो बीटी बैगन क्या है साथियों? फटाफट से आंसर कीजिएगा। बैगन की एक नई किस्म, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन, बैगन के एक जंगली किस्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 46 का? ऑप्शन बी, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित एक बैगन है बीटी बैगन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 47। आनुवांशिक जेनेटिक्स के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक, अभी स्टार्टिंग में ही प्रश्न हमने आपसे पूछा था, आनुवांशिकी के फादर जनक को बताइए। जो लोग कमेंट करती हैं बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं किए जान जाइए, जॉनसन, जे मंडल, MP मॉरिसन या मॉर्गन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 47 का ऑप्शन बी, जे मेंडल। क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन बी, जे मेंडल जो है आनुवांशिकता के जनक या पिता कहे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 48। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है कौन सा है? 30 मार्च, 23 सितंबर, 5 जून या 25 मई? तो फटाफट से आंसर कीजिएगा साथियों। विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका मनाया था 5 जून को, ऑप्शन सी 5 जून। और जब परीक्षा देने जा रहा था इस वर्ष की जो थीम है, मतलब लास्ट ईयर की जब भी एग्जाम हो आपका, तो उस हिसाब से थीम जरूर देखे जाएगा। थीम कई बार भी इसका आपसे पूछ लेता है, जो इंपॉर्टेंट डेज हैं। बहुत जल्द साथियों हम आपके लिए एक कंप्लीट ऐसे वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपके पूरे के पूरे जो आपके वर्ष के जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, उस सबके सब आपके एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइएगा, सारी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, तो अभी हमने ऊपर देखा DNA वायरस, RNA, जीवाणु या प्लेटिहेल्मिन्थेस। फटाफट से आंसर कीजिएगा, क्या कारण होगा प्रश्न संख्या 49 का? तो ऑप्शन बी, RNA वायरस। ठीक है, हम लोग देखा हेपेटाइटिस बी जो है ये विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित। और इसका कारण क्या है? तो RNA वायरस जो है इसका कारण होता है। बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कह रहा साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन या जिब्रेलिन? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है तात्पर्य ध्यान दीजिएगा आपका ये पादप हार्मोन नहीं है। तो ये कैसा, ये ह्यूमन हार्मोन है, यानी साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन, ये तीनों क्या है? पादप हार्मोन है। और ये पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हार्मोन है, इनको ध्यान रखिएगा। साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन ये पादप हार्मोन है, इनको ध्यान रखिएगा। हमसे नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो साथियों आपके कंप्लीट हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने? पूरे का पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो चलिएगा साथियों, आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपने साथियों तक शेयर कीजिए और चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच।